हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम स्टार्ट करें साइंस टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। ओके, चैप्टर नंबर 1 है। हमने यहाँ तक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन पढ़ी थी। अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर economically. The main method used to the follow. अभी यहाँ पर मॉडर्न मेथड है जो इरिगेशन की मॉडर्न मेथड है जो हमें हेल्प करते हैं पानी का यूज़, मतलब कि पानी सेव करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी इरिगेशन सिस्टम मेथड है जो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम। This system is more useful on the uneven the land where where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having the rotating the nozzles on the top are joined to the main pipeline and regular inverter. When the water is allowed to flow through the main pipes under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets a sprinkle on the scope as if it is a raining sprinkle, very useful for the low lawn coffee plantations and survival other crops. अब यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम कैसे काम करती है? यहाँ पर वॉल पे एक मोटर लगी हुई, यहाँ से पाइप में से, मेन पाइप में से पानी यहाँ तक खेतों तक जाता है। देखो ये पाइप तक, और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पाइप से स्प्रिंकल लाइक रेन होता है ना, इस तरह से वाटर स्प्रे करता है। ओके, दिस सिस्टम ये सिस्टम बहुत ही यूज़फुल है। ओके, फिर जहाँ पर वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पानी बहुत ही भारी मात्रा में, मतलब कि पानी की जहाँ अछत होती है ना, उस एरिया में ये बहुत ही काम की सिस्टम है। स्प्रिंकल मतलब कि पानी को जैसे स्प्रिंकल जैसे फार्म में डालना। ओके, जैसे कि रेन होती है ना, फुहारे जैसे। ओके, छोटे छोटे फुहारे। नाउ नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अभी ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मतलब कि देखो डायरेक्टली रूट तक ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द वाटर कैसे रूट ड्रॉप सिस्टम से डायरेक्टली रूट तक पानी जाता है। सो इट्स कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। कहाँ पर? तो फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए एंड ट्रीज के लिए। ओके, द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ अ boon in the regions where availability for the water is poor. अभी बहुत ही कम संख्या में, कम मात्रा में पानी जहाँ पर रहता है उस जगह पे ड्रिप सिस्टम बहुत ही यूज़फुल है। जो गार्डन में ओके, फिर ट्रीज में, फ्रूट प्लांट्स के लिए ये सिस्टम, ये टेक्निक काम करती है। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम द weed. Protection from the weeds. Bujo and Paheli went to the nearby the wheat field and saw that there was some other plants in the field growing the along with wheat plant. अभी बुजो एंड पहली एक वीट के फार्म में गए थे, तो उन्होंने देखा कि मेन जो वीट का फील्ड था और उसके प्लांट के साथ में कुछ ऐसी अनचाही चीज़ भी ग्रो करने लगी थी। ओके, though in the field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अभी वीड किसे कहेंगे? तो खेतर में जब हम अनचाहे
अनचाही प्लांट के साथ ग्रो करने लगती हैं, अनचाही चीज़ें ग्रो करने लगती हैं, उसे हम वीड्स कहेंगे। ओके, द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। अभी वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहेंगे। वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस द वीड कंप्लीट विद द क्रॉप्स प्लांट फॉर द वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। वीडिंग इज अ नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जो मेन क्रॉप्स होता है वो प्लांट के लिए हम जो वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस देते हैं, तो उसमें भी ये वीड्स है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो न्यूट्रिशन, मेन प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिलता है, फिर मेन प्लांट को स्पेस भी कम मिलती है, और सनलाइट, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लांट के साइड में दूसरी और भी जो अनचाही चीज़ें ग्रो करने लगती है, तो हम सनलाइट में भी मेन प्लांट में दिक्कत होती है। ओके, द रिमूवल ऑफ द वीड्स is called weeding. Weeding is necessary since the weeds compete with the herb crops plant for the water, nutrition, space and light. Thus they affected the growth of the crops. Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for the animals and human beings. यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों कि ऐसी बिन ज़रूरी जो क्रॉप्स ग्रो करने लगती है, तो वो कभी कभी एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग के लिए पॉइजन का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि वो अनचाही चीज़ जो ग्रो कर रही है वो क्या है, कैसे है, वो हमें मालूम नहीं है। ओके, तो पॉइजनिंग का काम भी करती है। ओके, फिर फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल their growth. Tilling before the sowing of the crop help in the uprooting and the killing of the weeds, which may the dry up and get the mixture with the soil. The best time for the removal of the weeds is before they production flowers and seed. अभी यहाँ पर फार्मर वीड्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स यूज़ करती है। ओके, तो बेस्ट टाइम कब होता है? तो बेस्ट टाइम ऑफ द रिमूवल वीज ऑफ बिफोर द प्रोडक्शन फ्लावर क्रॉप्स में फ्लावर्स और सीड की ग्रो होने के पहले ओके उसको रिमूव कर देना चाहिए। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकली रिमूवल ऑफ द वीव्स, द अपरूटिंग और कटिंग देम द क्लोज द ग्राउंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मेन क्रॉप्स के साइड में जो वीड्स ग्रो करने लगता है, तो उसे टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प टू खुरपी की हेल्प से उसे निकाल देना चाहिए। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। अभी हम खुरपी और ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड द वेडिसाइड्स। लाइक अभी वीड को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल युक्त सर्टेन मतलब कि केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसे हम वीडिसाइड कहते हैं। जैसे कि ये लाइक 2,4-2,4-D। ओके, ये वेडिसाइड है। दिस आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। अभी ये फील्ड में स्प्रे करने से वेडिसाइड किल को हम ख़त्म कर सकते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। वीडिसाइड है जो क्रॉप को डैमेज नहीं करती। द वीडिसाइड्स आर द diluted with the water and extended required and spray in the field with the spray। चलो यहाँ पर देखो 1.6 फिगर में है यहाँ पर कि एक आदमी है जो वीडिसाइड्स स्प्रे कर रहा है इन फार्म। ओके, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना चाहिए। ओके, वीडिसाइड डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, उसमें थोड़ा वाटर मिक्स करके उसे और के बाद में स्प्रे करना चाहिए। एज ऑलरेडी मेंशन द वेडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रो ऑफ द वीड्स बिफोर द फ्लोवरिंग एंड सीड्स। अभी बेस्ट टाइम कब है? तो
As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetations grow the weeds before the flowering and seeds formation. अभी यहाँ पर वेडिसाइड कब डालना चाहिए, तो स्प्रे करना चाहिए तो जब फ्लोरिंग आती है ना, फिर सीड की फॉर्मेशन होने के पहले स्प्रे करना चाहिए वेडिसाइड. ओके, द स्प्रेइंग द ऑफ वेडिसाइड्स में द अफेक्टिव हेल्थ ऑफ फार्मर. अभी वेडिसाइड्स केमिकल युक्त होता है, केमिकल से बना होता है, तो एक जैसे कि केमिकल ही तो फार्मर की हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है. सो दे इज द सोल्ड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली. तो ये केमिकल है तो उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए. विथ द पीसेस ऑफ द क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रे दिस केमिकल शुड कवर देयर नोज एंड माउथ. तो इस स्प्रे करने से पहले उसको अपने माउथ को और नोज़ को कपड़े से कवर करना चाहिए. ओके, मतलब कि मास्क पहनना चाहिए. नाउ टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप इज an important task. An important task, the cutting of the crop after it is mature is called harvesting. In the harvesting, crop are pulled out of the cut close to the ground. It usually takes 3 and 4 months for the real crops and mature. अभी मेच्योर के बाद में हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. ओके, क्रॉप्स की मतलब कि कटिंग करनी चाहिए. ओके, तो क्रॉप्स आफ्टर द ये टास्क भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है. हार्वेस्टिंग इन द अवर कंट्री इन द आइदर डन द मैन्युअली बाय द सिकल्स और बाय द मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग. अभी ये है सिकल. ओके, इससे हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग की जाती, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिकल्स. ओके, तो और मशीन के द्वारा भी हमारे यहाँ पर क्रॉप्स को कटिंग किया जाता है, जिसे हम हार्वेस्टर कहेंगे. इन द हार्वेस्टर क्रॉप्स द ग्रेन द सीड्स नीड टू द सेपरेट फ्रॉम द chaff. This process is called the threshing. This the carried out with the hand to machines called the combine, which the in is the fact the harvester as well as the thresher. अभी यहाँ पर है कंबाइन. इसे जो ये मशीन है उसे कंबाइन कहेंगे, जो क्रॉप्स की ग्रो होने के बाद में 3-4 एंड मंथ्स के बाद में इसे हम क्रॉप टू मेच्योर हो जाने के बाद में यूज़ करेंगे. ये मशीन को हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करें, इसे थ्रेसर भी कहेंगे. ओके, नाउ लाइक थ्रेसर. ओके, farmer with the small holding of the land due to separations and grain and chaff. Okay, chaff by the winnowing. You have already studied this class 6. ओके, तो देखो यहाँ पर क्रॉप्स को गेहूँ है या कुछ वीट से डिफरेंट अलग करने के लिए विनोइंग मशीन यूज़ किए जाते हैं. ओके, यहाँ पर देखो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में भी बताया है. ओके, नाउ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आफ्टर द 3 and 4 months द हार्ड वर्क देयर कम्स डे ऑफ द हार्वेस्ट. द 3 or 4 मंथ के बाद में हार्वेस्टिंग की जाती है. द साइड द गोल्डन फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप द laden with the grain fills the heart of the farmer with joy and the sense of the well-being. The efforted the past season have the borne the fruit, and it's time to relax and enjoy the little. The period of the harvest thus of the great joy and happiness in the part of the India. Men and women celebrate it with the great achievements. Special festival associated with the harvesting season are the Pongal, Paisakhi, Holi, Diwali and Bihu. Nabayana. Now storage of the production is the important task. Is if the harvested grain are
To keep for the longer time, they should be safe from the moisture, insect and rats and the micrograin. Harvested grain the have the more moisture. If the freshly harvested grain, the seed are the stored without the drying, they may be get spoiled or the attacked by the organisms, making them the unfit for use for the germinations. Hence, before the storing them, the grains are properly dried in the sun to resume the moisturizer in them. This prevent the attack by the insect, pest, बैक्टीरिया एंड फंगी। चलो बच्चों, यहाँ पर क्रैप्स की प्रोडक्शन तो हो गई हमारी, बट उसको स्टोरेज करना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्यों मुश्किल टास्क है? कि उसे हमें मॉइस्चर होने से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, चूहों से बचाना है और अदर माइक्रोग्रेमिन से भी बचाना है। ओके, उसे लॉन्ग टाइम तक सेफली रखना है। ओके, जो इस स्टोरेज को ड्राइंग रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो इसके लिए बिफोर द स्टोरेज, स्टोर करने के पहले उसे क्लीन करना भी ज़रूरी है। प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया। Farmers store grain the jute bags or the metallic bins. However, large scale the storage of the grain is done is silos and granary to protect them from the pests like the rats and insects. अभी फार्मर ग्रेन को कहाँ स्टोरेज करते हैं? जूट बैग्स में करते हैं। ओके, और ग्रेन इज डन इज द सिलोन्स एंड ग्रेनरीज। ओके, फिर डाई द नीम लीव्स, और हम नीम की पत्तियाँ भी यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरिंग फूड द ग्रेन एट होम। हमारे घर पे जो आते हैं ना, तो हम स्टोरेज करने के लिए नीम की पत्तियाँ हैं। फॉर द स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ फॉर द ग्रेन बिग go down and specific chemical treatment are required to protect them from the pest and the microorganisms। देखो यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बाद में हमें जो क्रॉप्स मिलते हैं उसको स्टोरेज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, जिससे हम सूर्य के उसको हम देखो धूप में सुखाते हैं। गेहूँ को आपने देखा होगा कि सोसाइटीज़ में धूप में सुखाते हैं, या खेतरों में भी, फार्म में भी देखा हो कि उसे धूप में सुखाते हैं। मतलब कि भेज रहित करना होता है, उसको ग्रेन को भेज रहित करना होता है, जिससे अनाज की बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है। और उसको फिर छोटे छोटे इंसेक्ट है कि यहाँ पर फंगी इन्फेक्शन से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से बचाना होता है। इसलिए हम उसे धूप में सुखाते हैं। ओके, फिर हम फार्मर क्या यूज़ करते हैं कि बड़े बड़े मेटेलिक बीन्स होते हैं। ओके, मतलब कि मोटे मोटे पीप होते हैं ना, हमारे घर पे रहते हैं, अनाज भरने की पीप होते हैं। और फिर बैग होती है जो अनाज के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साइलोज मतलब कि ऐसे धातु से बने हुए बड़े बड़े पीप। यहाँ पर देखो, साइलोज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये है मिलों में या फैक्ट्रीज में इस तरह से बड़े बड़े साइलोज वो फॉर स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं बच्चों, है ना। तो फिर इस तरह से हम ग्रेन को, अनाज को एट रेट से सेव कर पाते हैं, चूहों से सेव कर पाते हैं और कीटनाशकों से भी सेव कर पाते हैं। ओके, फिर अनाज को संग्रह करने के लिए स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं। ओके, बहुत बड़े से स्टोरेज होते हैं, जिससे वहाँ पर अनाज को संग्रह किया जाता है, मतलब कि स्टोरेज किया जाता है। और इन हमारे हाउसेस में हम स्टोर करने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का यूज़ करते हैं। लाइक फिर देखो यहाँ पर है
used for the storing food or grain or for the storage large quantity and grain the big go down and specific chemical treatment और रिक्वायर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट कंट्रोल करने की गोलियां भी आती हैं। ओके, तो उसे हम ग्रेन के साथ में रखते हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ पर है एक्टिविटी है फूड फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल की फूड की एक्टिविटी है द मेक द फॉलोइंग टेबल्स इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। यहाँ पर फूड है, डिफरेंट टाइप के फूड है जिसे आपको लिखना है और वो कहाँ से हमें सोर्स मिलते हैं, किस सोर्स से हमें मिलता है वो आपको लिखना है। ओके, एक्टिविटी 1.3 है फूड्स फ्रॉम द एनिमल। ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर फूड नेम लिखना है और उसके सोर्सेस लिखना है। लाइक एग, एग आपको कहाँ से सोर्स होती है, एनिमल से। ओके, एग्स कहाँ से, एनिमल से। फिर वेजिटेबल्स लिखना है तो क्रॉप से। ओके, अंडरस्टैंड इट, क्रॉप से। इस तरह से आपको फूड लिखना है डिफरेंट और उसके सोर्सेस आप कहाँ से लेते हो वो ये कंप्लीट करना है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that the like plants animals also provide as with the different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume the fish and major part of the their diet. In the prevention classes you have learned about the food that we obtain from the plants. We have just seen the process of the crop production involves a number of steps like a selection of the seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food, shelters and care, and when this is done on the large scale, it is called animal husbandry. Fish is good for the health. We get cod liver oil from the fish which is rich in vitamin D. अभी यहाँ पर थोड़े कीवर्ड्स गिवन है हमें बच्चों। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनियरी, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लग, रबी, सीड, सिलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, बीड्स, वेरिसाइज, विनोविंग। ओके, नाव ये आपको अंडरस्टैंड करना है बच्चों। तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। ओके, बहुत सारे पार्ट्स में हमने ये कंप्लीट किया। ओके, तो आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। फर्स्ट डे हम देखते हैं, फिर से हम टॉपिक्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक देखे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा है कि फूड रिक्वायरमेंट। ओके, हमारे बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है, तो फूड रिक्वायरमेंट। फिर टॉपिक नंबर 1.1 था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने देखा खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। फिर देखी उसकी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस कैसे होती है कि 7 है जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिटिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग एंड फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखी। फिर 1.3 में देखा हमने कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके, फिर डिफरेंट टाइप के पीलिंग और प्लगिंग देखी आपने। प्रोसेस ऑफ द लूजिंग और टर्निंग द सॉइल द कॉल्ड द टिलिंग एंड प्लगिंग प्रोसेस। ओके, फिर उसमें यूज़ होने वाले प्लग हैं, इम्प्लीमेंट देखे। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट में देखे हमने प्लग, फिर होल, फिर देखा हमने कल्टीवेटर। ओके, फिर हमने देखी सोइंग देखी, उसमें सोइंग में सीड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, फिर हमने देखा मैन्यूर ऐड करना, एडिंग टू मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करना। ओके, फिर हमने क्रॉप रोटेशन के बारे में भी पढ़ा इस चैप्टर में। फिर हमने डिफरेंस देखे बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर के बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर हमने देखा इरिगेशंस। ओके, फिर हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न
मेथड ऑफ द इरिगेशन। अभी इस में टॉपिक कंप्लीट किया। फिर हमने सीड वीड से हमें क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्शन देना है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हमने सीखा। फिर हमने सीखा लास्ट में हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज को समझने के बाद में हमने एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज में आपको इमेजेस डाल दूंगी, तो इनके एक आंसर आपको लिखना है। ओके बच्चों, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।